दोस्तों 18 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप हिस्ट्री के पेपर में 80 में 80 स्कोर कर सकें और आपको मैं क्रम से इंपॉर्टेंट कवर कराते जा रहा हूं। इस वीडियो में हम 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट रहने वाला है। ओके, पार्ट 1 आ चुका है 2 नंबर वाला, पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 आ चुका है 2 अंक की वाली महत्व पूछने का। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 12th हिस्ट्री टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। साथ साथ में वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर कराते जाऊंगा। आगे मुझे 3 नंबर वाले भी 4 नंबर वाले भी कवर करने हैं। पूरा मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जितने मैं देते जाऊँ क्वेश्चन आपको तैयार करते जाना और अपने हिसाब से भी आपको टाइम मिलता है तो अपने हिसाब से भी आपको क्या है पढ़ते जाइएगा। लेकिन जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो तो आपको जरूर तैयार करते जाइएगा। ओके, और वैसे ही मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट कराते जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। पार्ट 1 में दोस्तों मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक, पार्ट 2 में हमने अध्याय 5 से लेकर अध्याय 8 तक, और ये हमारा लास्ट पार्ट 3 है जिसमें हमारे अध्याय 9 से लेकर अध्याय 12 तक हुए 9, 10, 11, 12 अध्याय के हम क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। और टोटल आपके इतिहास में 12 अध्याय ही रहने वाले हैं। तो जो देख लेते हैं, तो ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। देख लेते हैं सूर्यास्त कानून क्या है क्या था। एमपी बोर्ड एग्जाम दोस्तों ये 23 में क्वेश्चन आया है तो हाई चांस है कि आपको 25 में आ जाए या आपके 26 में आ जाए। एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में आ जाए तो तैयार करके रखिएगा। 23 में आया है फिर उसके बाद नहीं आया तो 26 में आ सकता है। सूर्यास्त कानून क्या है? औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल का मतलब होता है अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों के समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व वसूली की एक नई पद्धति प्रचलित की जिसे क्या है स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। इस पद्धति के अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व की निश्चित धनराशि निश्चित दिन सूर्यास्त से पूर्व राजकोष में जमा करनी होती थी। यदि कोई जमींदार निश्चित दिन सूर्यास्त से पहले राजस्व जमा नहीं कर पाता है तो उसकी भूमि जब्त करके नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। यानी सिंपल आप इतना बात समझ सकते हैं सूर्यास्त कानून क्यों कहा गया ऐसे। किसमें क्या करता था, ये एक नई पद्धति प्रचलित हुई स्थायी बंदोबस्त जिसमें क्या है जो फिक्स कर दिया जाता कि जमींदार को कितना आपको क्या है पैसे धनराशि क्या है जो अंग्रेजों के खजाने में जमा करना है। ओके, और अगर आपको डेट फिक्स कर दी कि भाई इस डेट तक आपको इस डेट को लास्ट तक आपको क्या है जमा करना है, अगर वो डेट निकल गई ओके वो दिनांक निकल गया और आपने जमा नहीं की पैसे तो आपकी जो पूरी जमींदार की जो जमीन होती थी, जमींदार की जमीन होती है उसे क्या है उसे जब्त कर लिया जाता था, उसे नीलाम कर दिया जाता था। जैसे जोतदार कौन थे, तो औपनिवेशिक काल में धनी जो किसानों को क्या जोतदार कहा जाता था। बिल्कुल सिंपल है, एमपी 23 में भी आ चुका है। तो औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के समय जो अमीर किसान थे उन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता था। बेनामी से क्या अभिप्राय है, तो बेनामी का शाब्दिक अर्थ है जिसका कोई नाम ना हो। नामी बेनामी यानी जिसका कोई नाम ना हो या गुमनाम। हिंदी एवं कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में शब्द का प्रयोग ऐसे सौदे के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महातीन व्यक्ति के नाम के किए जाते हैं। राजा शब्द से क्या अभिप्राय है, एमपी 22 में आ चुका है। तो औपनिवेशिक काल में शक्तिशाली जमींदारों के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी अंग्रेजों के समय जो जमींदार होते थे अमीर जमींदार और शक्तिशाली जमींदार उन्हें राजा शब्द राजा कह के बुलाया जाता था। ओके, नेक्स्ट बुकानन कौन था, एमपी 22 में ये भी आ चुका है। तो बुकानन फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था। ओके, वह भारत आया था और उसने 1794 से 1815 तक बंगाल में चिकित्सा सेवा कार्य किया। उसने कुछ वर्षों तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के शल्य चिकित्सा के रूप में भी कार्य किया। बंगाल सरकार ने के अनुरोध पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण भी किया था। नेक्स्ट है पहाड़ियाँ कौन थे, इंपॉर्टेंट है। तो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोग पहाड़िया के नाम से जाने जाते हैं या जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल है, राजमहल की जो पहाड़ी हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। बम्बई दक्कन में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम बताइए। तो बम्बई दक्कन में अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की जो प्रणाली अपनाई गई वो कौन सी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों ये अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, थोड़ा मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं और क्योंकि आपको पता है 2 नंबर को फिक्स नहीं कहा जा सकता, यही पढ़ लो कि किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैं हर टॉपिक से जिस टाइप का क्वेश्चन बनने के चांस है वो मैंने यहाँ पूरे कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा मतलब आपको जो मुझसे पढ़ के जा रहे हैं क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि मैं पूरा हर प्रकार से मैंने प्रयास कर रहा हूँ। अंग्रेजों ने मुख्य रूप से बंगाल में किन 2 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था का अनुसरण किया, तो दो प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था का अनुसरण किया। वो कौन कौन सी थी, पहला है इजारेदारी व्यवस्था यानी जिसे ठेकेदारी व्यवस्था कहा जाता है। दूसरी है इस्तेमारी व्यवस्था जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। ये क्या है, भू राजस्व की व्यवस्था अपनाई। नेक्स्ट है बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त किसने और कब लागू किए, तो इस्तेमारी बंदोबस्त
1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अब 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ टॉपिक है, ये आपके क्या एक वाक्य में भी सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, या ऑब्जेक्ट में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू राजस्व की किस पद्धति का प्रचलित किया? एमपी एग्जाम 24 में आ चुका है, तैयार करके रखिएगा। तो बंगाल में इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तेमारी बंदोबस्त प्रचलित किया। इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे? यानी अंग्रेजों ने इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की तो उन्होंने इसे क्या सोचकर इसे लागू किया? तो स्थायी रूप से राजस्व की राशि तय करने पर कंपनी को निश्चित राशि प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त विजय के समय से ही परेशानी आई वे भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि बंगाल की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था 1770 के दशक में दयनीय और संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रही थी। इस्तेमारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त यानी एक फिक्स कर दिया जाए, हर किसान को फिक्स कर दिया जाता कि भैया तुम्हें क्या है, इतना हमें टैक्स देना ही है। हर अंग्रेज कह देते हर किसान से कि इतना टैक्स देना ही देना है। अब चाहे तुम्हारे पास चाहे सूखा पड़े, तुम्हारे अनाज हो चाहे ना हो, उससे कुछ मतलब नहीं हमें, ओके, हमें तो इतना पैसा चाहिए तो चाहिए है। तो अंग्रेज जो सोच रहे थे कि हम सबको फिक्स कर देंगे, तो हमारे पास तो उनका खेती हो रही है, वो कमा रहे नहीं कमा रहे, इससे कुछ मतलब नहीं है। हमारे पास जो टैक्स है के रूप में जो फिक्स धनराशि हो जाएगी, ये इतना हमें मिलना ही मिलना है, और जिससे हमको उपयोग करके हम अपनी क्या जो अपनी सेना बढ़ा सकते हैं और अपनी जो हमारी समस्याएं हैं वो क्या दूर कर सकते थे, ये अंग्रेज ने सोचा था। ओके, इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, कुदाल और हल के प्रतीक का उपयोग किसके लिए किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुदाल का प्रयोग होता था राजमहल की पहाड़िया जनजाति के लिए, और हल का प्रयोग होता था संतालों के लिए। ये आपसे ऑब्जेक्ट में ये आ सकता है, सही जोड़ी में आ जाए, कहीं किसी भी रूप से आ सकता है। तो इतना आपको पॉइंट याद रखना है। कुदाल का जो प्रतीक किसके लिए माना जाता है? जैसे प्रतीक का मतलब इस प्रकार समझ लीजिए, अगर मैं कहूँ कमल का फूल तो आप समझ जाएंगे कि भाजपा की बात हो रही है। मैं कहूँ हाथ का पंजा तो ये कांग्रेस का है, तो कांग्रेस का चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। भाजपा का चिन्ह क्या है? कमल का फूल। इसी बात से आप मान के चलिए कुदाल का प्रयोग होता था राजमहल की पहाड़ी जनजाति के लिए, और हल का प्रयोग होता था संथालों के लिए। दामिनी को क्या है? इंपॉर्टेंट है। दामिनी को भागलपुर से राजमहल तक का वन क्षेत्र था। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी को का निर्माण संथाल समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समय में भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र दामिन को एक के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम क्या है? संथाल परगना रखा गया। संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 2 भाइयों सीधो और कानू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। यानी संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सीधो और कानू ने किया। अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को ऐसे कुचला जैसे जलियांवाला बाग कांड भी छोटा पड़ जाता। इस विद्रोह में अंग्रेजों ने लगभग 30,000 संथालियों को क्या गोलियों से भून डाला था। जैसे ब्रिटिश में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई? एमपी 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई? तो स्थापना की गई थी 1857 ईस्वी में। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह क्यों कहा जाता है? एमपी 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह की 1857 ईस्वी में संघर्ष की में अहम भूमिका थी। 1856 में उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए तैयार किया। वह एक पालकी में बैठकर चलते थे, जिसके आगे आगे ढोल बजाने वाले और लोग पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें डंका शाह के नाम से पुकारा जा रहा था। यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह क्या जनता को जागरूक करने के लिए क्या करते थे? गांव-गांव में घूमते थे, खुद पालकी में बैठे रहा करते थे, और आगे अपने साथ क्या है लोगों को क्या है जो ढोल बजाने वाले भी होते थे। ओके, ताकि क्या लोग उनके पास जुड़े, ढोल की आवाज़ सुनकर गाँव के लोग बाहर निकले, ओके, उनसे बातें करें और वो उनको जागरूक करें। ओके, और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें भड़काएं इस बार से। ओके, नेक्स्ट है, अवध में बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था? अवध को है बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता, क्यों कहा जाता था? एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो बंगाल आर्मी के सिपाहियों में अधिकांश अवध प्रांत के गांव से भर्ती हुए थे। मतलब जो बंगाल आर्मी है उसमें जो सिपाही थे, अधिकांश सिपाही कहाँ से थे? अवध प्रांत से थे, इसलिए अवध को क्या बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी का विद्रोह कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में प्रारंभ हुआ। मंगल पांडे कौन थे? एमपी 24 में क्वेश्चन आ चुका है। ये सभी क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, प्रीवियस वाले अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तो मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 1857 के विद्रोह में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? उन्हें अपने पद से कब हटा गया? तो अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह था। उन्हें अंग्रेजों ने 1856 में अपनी गद्दी से हटा दिया था। 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो 4 प्रमुख नेता कौन कौन से हैं? बिल्कुल सिंपल है, नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय और तात्या टोपे।
1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ये प्रमुख केंद्र हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता का किसी एक कारण का उल्लेख कीजिए। अब 2 नंबर पूछा जा रहा है तो कोई भी आपसे एक कारण पूछा जा रहा है। ओके, बाकी आपको क्या है 3-4 कारण तैयार करके रखिएगा, क्योंकि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन फिर बन सकता है। तो आगे मैं आपको क्या है कवर करा दूंगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण योग्य व्यक्तित्व का अभाव। मेन कारण क्या था? एक कारण, कई सारे इसके कारण है कि जिसमें योग्य नेतृत्व का अभाव था। क्रांतिकारियों को नेतृत्व योग्य व्यक्तियों के हाथ में नहीं मिला। यद्यपि क्रांतिकारियों में वीरता और त्याग की भावना थी, परंतु उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वे युद्ध क्षेत्र के अंग्रेजों की सेना से क्या टक्कर ले सकें। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला? सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यही निकला कि विद्रोह के पश्चात लगभग 1 शताब्दी यानी 100 वर्षों तक चला आ रहा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश संसद का प्रभुत्व स्थापित हो गया। समझ गए होंगे क्या परिणाम हुआ 1857 के विद्रोह होने के बाद कि जो 100 सालों से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर राज कर रही थी, अब उसका राज समाप्त करके जो ब्रिटिश सीधे क्या है ब्रिटेन से, ओके, लंदन से, अब ब्रिटिश संसद से इसकी संप्रभुता स्थापित हो गई। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता देता हूं कि अगर आप क्या है प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो हिस्ट्री का कोर्स ले लीजिएगा। प्ले स्टोर से नोवा सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हिस्ट्री वहां से आपको हिस्ट्री कोर्स लेना है। हिस्ट्री की कोर्स की वैसे भी फीस बहुत कम है, ओके। और जैसे ही दोस्तों आप क्या है हिस्ट्री 80 कूपन कोड अप्लाई करेंगे 100 रुपये का आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, ओके। तो 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा तो फीस और कम हो जाएगी। नाम मात्र की फीस में आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपकी 2 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण, 3 अंक की वाली महत्वपूर्ण, 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण है, इसके साथ एक साथ अभी आपको मिल जाएंगे, ओके। अब वीडियो में तो ऐसा कि टाइम लगता है बताने में, समझाने में, क्योंकि पीडीएफ मटेरियल होगा तो आप अपने हिसाब से क्या है तैयारी कर सकते हो, पहले ही आपके पास मटेरियल पहुंच जाएगा। जैसे साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, ये सब मटेरियल भी आपको मिलने वाला, मानचित्र अभ्यास भी वहां दिया हुआ है, तो आसानी से आप क्या पहले से ही प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही बार बार रिवीजन भी कर पाएंगे। तो हिस्ट्री का कोर्स लेकर आपको जरूर रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाल बाल पाल के रूप में कौन जाने जाते हैं? एमपीओ एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। तो आपको थोड़े पढ़ के रखिए कब से कहाँ हुआ और कब से कब तक हुआ और कौन कौन सम्मिलित हुआ, ये भी आपको तैयार करके रखिएगा। जैसे क्वेश्चन आता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया कि नहीं लिया, 77वें इस बार से आता है, ओके, कि इस बार से, तो अभी आपको ये तैयार करके रखना है, आगे मैं आपको बता भी दूंगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? कितना सिंपल क्वेश्चन है, एमपीओ शोर्स में आ चुका है, ओके, तो तैयार करके रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। शाही भारतीय नौसेना ने कब और क्यों विद्रोह किया? एमपीओ 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो शाही भारतीय नौसेना ने 1946 ईस्वी में विद्रोह किया। विद्रोह का तत्कालिक कारण था रहने की स्थिति और भोजन से थे। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया। शाही सेना की विद्रोह किया, मेन कारण था उनके जो उनको रहने की अच्छी सुविधा नहीं थी, साथ ही भोजन का भी दिक्कत थी, इसके विद्रोह किया। नेक्स्ट है गांधी जी ने चरखा के कौन कौन से लाभ बताए? कोई 2 लाभ बताना है, एमपीओ 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो चरखा को गांधी जी क्या मानते थे? एक रोजगार देने वाला है, जैसे कोई व्यक्ति का चरखा है, वो चरखा चला रहता है तो अपना उसका क्या है अपना भरण पोषण कर सकता है आसानी से। तो चरखा गरीबों की पूरक आमदनी को प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सकता था। चरखा आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने इसे राष्ट्रवादी के प्रतीक में चुना है। गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहां तोड़ा? तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी में नमक कानून को तोड़ा। यहीं से क्या है सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां और कब प्रारंभ की? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण मिशन कब भारत आया और इसका क्या उद्देश्य था? तो कृष्ण मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा। इसका उद्देश्य भारत की वैधानिक गतिविधि को क्या दूर करना था। कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना से अनौपचारिक विचार विमर्श एक संसदीय दल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम पे जाना जाता है। जैसे चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों माना गया? तो गांधी जी चरखे को एक आदर्श समाज का प्रतीक के रूप में देखते थे। उनका विचार था कि चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करके उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बना सकता है। चरखा जन सामान्य से संबंधित था, आर्थिक प्रगति का प्रतीक था, इसलिए इसे राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में चुना गया। और आप देखिए जो हमारा अभी झंडा है वर्तमान समय भारत का, ओके, और उससे कुछ समय पहले देखिएगा, ओके, तो ये झंडा जो बीच में अशोक चिन्ह रहता है वो ना होकर उसमें चरखे का चिन्ह था, ओके।
तो यही है कि गांधी जी क्या है, राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते थे, मेन गांधी जी के कारण हो पाया। ओके, तो गांधी जी जो चरखे को एक राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते थे, क्योंकि जो मेन कारण है कि आर्थिक स्वावलंबी का क्या प्रतीक माना जाता था। ओके, और जन सामान्य से क्या ही संबंधित था। नेक्स्ट है बेबेल योजना क्या थी। तो बेबेल योजना भारत में गतिरोध का हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव लॉर्ड बेबेल द्वारा तैयार किया गया था और 1943 में लॉर्ड लिथोनियो के स्थान पर क्या भारत के बैरिस्टर बने थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग इस्लामिक राष्ट्र के लिए चलाए जाने वाला हिंसक आंदोलन था। 2 नंबर वाले अच्छे से क्वेश्चन ये आपको फैक्ट वाले टाइप के पढ़ के रखना है, क्योंकि अगर ये 2 नंबर नहीं भी पूछे जाते तो आपके ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। ओके, तो फिर सीधा आपको ये डेट बतानी पड़ेगी 16 अगस्त 1946 को। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस पर पढ़ के रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं अलग से नहीं बनते, हम जो तैयार करते हैं ओके मटेरियल उसी से हमारे बीच से बन जाते हैं। माउंटबेटन योजना क्या है। तो माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या का हल करने के लिए विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकारों के डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थी। जैसे गांधी जी ने कब और किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह भाग लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट में आपसे ये पूछा ही जा सकता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो गांधी जी ने फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। कहाँ पहले भाग लिया, पहले ये क्लियर करिए। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कब, तो फरवरी 1916। सत्याग्रह का क्या अर्थ है। तो सत्याग्रह का मतलब होता है सच्चाई पर दृढ़पूर्वक अड़े रहना। गांधी जी का संपूर्ण जीवन आदर्श सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। गांधी वह अहिंसा को प्रेम का स्वरूप मानते थे। उनका विश्वास था कि अहिंसा में सभी समस्याओं का निराकरण करने की अद्भुत शक्ति होती है। तो हो जाता सत्याग्रह का मतलब। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हंसा में, तो ये लास्ट हमारा अध्याय जो संविधान वाला उससे हम देख रहे हैं क्वेश्चन। ओके, और यहाँ से दोस्तों आपका 2 नंबर का आना क्वेश्चन आना फिक्स। यहाँ से लॉग टाइप क्वेश्चन बनता नहीं है संविधान वाली चैप्टर से, 2 ही नंबर का क्वेश्चन बनता है। और ओके, और कई प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा मैं आपको यहाँ ज्यादा क्वेश्चन कवर कराऊंगा, सुनते जाएगा और तैयार करते जाइएगा। हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए किन अधिकारों की मांग की। एमपीओ 23 में क्वेश्चन आ चुका है और एमपीओ 25 में भी आ चुका है, तो अभी आपका 26 में आने कम चांस है। बाकी देख लेते हैं। हंसा मेहता ने संविधान सभा में महिलाओं के लिए समान नागरिकता, लैंगिक समानता, न्याय, आरक्षण की मांग की थी। वे संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान था। तो बस इतना याद रखना है। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कहा, नागरिक अधिकारों ओके समान नागरिक अधिकार और लैंगिक समानता, न्याय और आरक्षण की मांग की थी महिलाओं के लिए। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया और इसका अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थी। राज्य सूची क्या है। तो राज्य सूची ऐसे विषय रखे गए जो स्थानीय महत्व के थे। उदाहरण के लिए कानून व्यवस्था, पुलिस, जेल, न्याय, सार्वजनिक व्यवस्था, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, राजस्व और औद्योगिक विकास इत्यादि। राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय रखे गए, साथ ही ये सब विषय रखे गए। तो आपको करना है कि कुछ आपको वह पॉइंट जरूर याद करके रखना है। इन विषयों पर समान अवस्था में राज्यों के विधानमंडलों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। ये ऐसे विषय हैं जिनमें क्या है राज्य अपना कानून बना सकती है। इन विषयों को समान अवस्था में क्या है राज्य द्वारा बना सकते कानून, लेकिन विशेष अवस्था या संकटकालीन में इनमें से किसी को या सभी विषयों को केंद्र सरकार को दिया जा सकता है। मतलब राज्य सूची में जो विषय हैं वो केंद्र सरकार के पास भी जा सकते हैं आपातकाल की स्थिति में। यहाँ एक बात नोटिस करिएगा, जैसे आपका राज्य सूची 2024 में आया, ओके, केंद्रीय सूची है 2025 में आया, जबकि आपकी 3 सूची होती है, एक राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। तो 2022 में आपका 2024 में आ चुका है राज्य सूची, 2023 में आ चुका है केंद्रीय सूची। तो अब हाई चांस है कि आपका क्या अभी 26 में से समवर्ती सूची आ जाए। ओके, तो आया नहीं है समवर्ती सूची, तो इसे भी आपको पढ़ के रखना है। केंद्रीय सूची क्या है। तो केंद्रीय सूची में क्या है, ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है, और वो कौन कौन से विषय वो भी आपको एक बार देख लेना है। समवर्ती सूची में ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। वो यहाँ बातें बताई जा रही हैं। जिस तरीके से सामने लिखना वो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। बी.एन. राव कौन थे, एपीओ 22 में और 25 में भी अभी आपका आ चुका है। तो जस्टिस बी.एन. राव भारत सरकार के एक संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान निर्माण के कार्य में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केंद्र सरकार को गवर्नर की सिफारिश पर राज्य सरकार के सभी अधिकारों को अपने हाथ में लेने का अधिकार
दिया गया है। और एपिसोड 22 में है, 24 है, तो 26 में आपका आ सकता है। तो 356 अनुच्छेद में क्या मतलब है कि केंद्र सरकार को गवर्नर की सिफारिश पर, अगर कोई राज्य का क्या होता है, राज्यपाल होता है, राज्य का क्या होता है, राज्यपाल होता है, राज्यपाल कह देता है अगर कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है राज्य को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है या सरकार नहीं चल पा रही अच्छे से, तो और वो सिफारिश करता है कि केंद्र सरकार से, भैया अब यहाँ का जो मुख्यमंत्री वो सही से सरकार नहीं चला पा रहा, तो उसे कहने पर जो केंद्र सरकार है वो क्या कर सकता है, राज्य के अधिकारों को अपने हाथ में लेकर क्या केंद्र राज्य को चलाएगा। फिर नेक्स्ट है हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है। तो हिंदुस्तानी भाषा की उत्पत्ति हिंदी और उर्दू के भाषा के मेल से हुई है। हिंदुस्तानी भारतीय जनता की बहुत बड़ी भाग की भाषा है। तो हिंदुस्तानी की भाषा की उत्पत्ति यानी हिंदू और उर्दू का जो मिक्सचर है वो ये है, हिंदुस्तानी भाषा है। नेक्स्ट है एनजी रंगा ने अल्पसंख्यक शब्द का व्याख्या किस प्रकार से की। एनजी रंगा ने अनुसार अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। यानी एनजी रंगा कहते हैं अल्पसंख्यक ये नहीं है कि जाति से नहीं होना चाहिए कि अल्पसंख्यक ये कहलाएंगे, ओके, जाति से मतलब नहीं, कोई भी किसी भी जाति व्यक्ति अल्पसंख्यक हो सकता है, बस अल्पसंख्यक का मतलब है कि गरीब हो, कुचला हुआ, आर्थिक स्तर पर देखना चाहिए। ओके, खांडेकर ने दलित जाति की स्थिति में क्या कहा, तो के.जे. खांडेकर ने कहा कि हमें हजारों साल तक दबाया गया, हमें इस हद तक दबाया गया कि हमारे दिमाग, हमारी देह काम नहीं करती है, अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है, ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए, और हमारी स्थिति भी है, हमारी क्या स्थिति है। ये किसके कहा, दलित जाति के बारे में कहा, क्योंकि उस अंग्रेजों के समय में और उसके बाद भी लगातार क्या है, जो दलित समाज था, दलित लोग थे, उन पर क्या लगातार अत्याचार किए गए, दबाकर अत्याचार किए गए, इसलिए उन्होंने ये शब्द कहा कि हमें हजारों साल से दबाया गया, और इस हद तक दबाया गया कि हमारा जो देह काम नहीं कर रही, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, और हम भावहीन हो गए। ओके, ये स्थिति हो गई है, और ना ही हम क्या अब आगे बढ़ने के लायक रह गए, मतलब इतना तेज हमें हमारा शोषण किया गया दलित समाज का, ये उनका कहना था के.जे. खांडेकर ने। ओके, वयस्क मताधिकार पर लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल है, आप जान सकते हैं प्रत्येक स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष की आयु का हो सकता है मत देने का अधिकार है, ये क्या वयस्क मताधिकार कहलाता है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना के रखना है। अब यहाँ कई सारे मैंने क्वेश्चन कवर किए, हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ कवर करने का मैंने प्रयास किया है, जो इंपॉर्टेंट हो गए तो मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे आपको ये जरूर पढ़ लीजिएगा, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगा हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। राष्ट्र की भाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदुस्तानी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, तो गांधी जी का कहते थे कि जो हिंदुस्तानी भाषा है वो हिंदू और उर्दू के, हिंदी के साथ साथ उर्दू भी शामिल, यानी हिंदी और उर्दू का जो मिक्सचर है वो हिंदुस्तानी भाषा है। ओके, और यहाँ पर जो भारत में देखे अधिकांश हिंदू और मुसलमान व्यक्ति हैं। ओके, और दोनों को क्या है, बोलने वालों की संख्या भी सभी भाषाओं की तुलना में देखे, यानी हिंदुस्तानी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक, इसलिए गांधी जी मानते थे कि हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है संविधान सभा के 6 प्रमुख सदस्यों के नाम, तो ये पढ़ के रख लीजिएगा। इसके साथ ही ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव है, कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो पहले तो किसके द्वारा किया गया, दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया। कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय संविधान किस अवधि में सूत्रबद्ध हुआ, ये भी आपको देख रखना है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसके अध्यक्ष क्या भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव को ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा ऐतिहासिक प्रस्ताव, तो उनके ये 2 पॉइंट बताया जा रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और उन्हें फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना है, यानी पूरे प्रॉपर क्या है रूपरेखा बनाई गई थी। इसमें भारत की संप्रभुत्व स्वतंत्र संपूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था और नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता आश्वासन दिया गया था। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य बताइए। धर्मनिरपेक्ष तात्पर्य होता है कि भारत में किसी भी धर्म या पंथ का राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, यानी किसी भारत में किसी जो क्या एक धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ सभी धर्मों, ओके, न ही किसी धर्म का विरोध किया गया है, यहाँ पर सभी धर्मों का समान रूप से क्या सम्मान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत जैसे नवजात राष्ट्र के सामने कौन कौन सी जटिल समस्याएं थी, तो ये उसी बार क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में। आपने पॉलिटिकल साइंस देख पढ़ा होगा क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कराऊंगा, तो वही बात है आपको यहाँ बतानी है कि कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न थी। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट आज इंपॉर्टेंट है आपका आर बी धुलेकर ने हिंदी के पक्ष में क्या टिप्पणी दी, और बहुत इनका क्या है, ये सिंपल है और प्रसिद्ध भी है कि आर बी धुलेकर ने हिंदी के पक्ष में क्या कहा। तो ये मतलब सीधे सीधे कहने वाले व्यक्ति, संयुक्त प्रांत में एक कांग्रेसी सदस्य आर बी धुलेकर ने आवाज उठाई हिंदी को संविधान बनाने की भाषा। हाँ, इन्होंने ये कहा था कि संविधान बनाए उसकी हिंदी भाषा बनेगा। ओके, तो और सब लोग कह रहे थे कि हमारी भाषा बनाया जाए, अंग्रेजी को भी महत्व दे रहे थे। तो धुलेकर ने
उनका विरोध किया, जिन्होंने यह तर्क दिया कि संविधान सभा में सभी सदस्य हिंदुस्तानी भाषा नहीं समझते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि जो संविधान की भाषा है वो कौन बननी चाहिए, हिंदी भाषा बननी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार हम तमिल तेलुगु जानते हैं, हिंदी भाषा जानते ही नहीं है, कैसे संविधान का निर्माण करेंगे। तो ये सीधे कह देते कि जिनसे नहीं बन रही हिंदी वो संविधान सभा छोड़ दे। ओके, यही यहाँ देखिए बात बताई जा रही है, देखिए यही बात यहाँ लिखी बताई जा रही है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, एकदम हंगामा हो जाता है। ओके, हंगामा हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। तब अंत में क्या करते, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हस्तक्षेप से संविधान सभा में क्या शांति स्थापित करते थे। फिर पृथक निर्वाचन की मांग में गोविंद वल्लभ पंत ने क्या तर्क दिए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी 2025 में आया था। तो उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग में जवाब देते हुए कहा गोविंद वल्लभ पंत ने कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी घातक है। पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव में सरदार पटेल ने क्या तर्क दिया, 23 में आ चुका है, 25 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसे भी अच्छे से आपको तैयार करना है, लेकिन कम चांस है आपके आने के। अब लोकतंत्र की सफलता में गोविंद वल्लभ पंत ने क्या तर्क दिया, प्यूरिज्म 30 में क्वेश्चन आ चुका है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए पंत ने कहा कि व्यक्ति को आत्मानुशासन की कला का प्रशिक्षण लेना होगा। लोकतंत्र में व्यक्ति को अपने लिए काम और औरों के लिए क्या है ज्यादा फिक्र करनी होगी। ये कहा लोकतंत्र की सफलता के बारे में गोविंद वल्लभ पंत ने। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके सभी अध्यायों के 2 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दिए। 3 वीडियो में 2 नंबर वाले प्रश्न बताए हैं। तीनों वीडियो जितने क्वेश्चन आता है तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको और इंपॉर्टेंट लगता है, कोई टॉपिक आपके समय रहता है तो अपने हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके रखिएगा। ओके, बाकी दोस्तों प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग सर क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोर्स ऐप से आपको क्या हिस्ट्री कोर्स लीजिएगा, हिस्ट्री 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, 100 रुपए का डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। वीडियो से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइप चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।